अच्छा, जब ट्रांसमिशन के दौरान जो कोई नुकसानात होते हैं सिग्नल के, उनका ज़िक्र करते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के, ट्रांसमिशन के नुकसानात। ट्रांसमिशन इज़ अ लॉस दैट मे अकर टू द सिग्नल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया। से जब कोई सिग्नल आता है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो क्योंकि जो सिग्नल है ये थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ये ट्रैवल कर रहा होता है, तो ट्रांसमिशन मीडिया परफेक्ट नहीं होता और उसमें कुछ ना कुछ सिग्नल इम्पेयरमेंट यानी कि सिग्नल का कुछ नुकसान होता है। तो ये जो सिग्नल का नुकसान है, इसके क्या काजेज़ होते हैं, क्या रीज़न्स होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो ज़रा हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ होती है जी अटेन्युएशन। Any reduction in the strength of a signal is known as attenuation. अच्छा, attenuation क्या चीज़ है कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ में कोई लॉस आ रहा है, कोई रिडक्शन आ रही है, तो वो सिग्नल attenuation कहलाता है। सिग्नल loses some of its strength when it is transmitted over transmission media for a long distance। अगर एक लंबी जगह पे जा रहा है तो वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होना शुरू होता है। इट अकर्स इन बोथ गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन, दोनों में ये चीज़ होती है। ये नहीं है कि गाइडेड में होता है अनगाइडेड में नहीं है। तो उसको कुछ टाइम के बाद वो सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे पॉइंट 1 पे अगर सिग्नल की शक्ल इस तरह से थी तो पॉइंट 2 पर वो सिग्नल की शक्ल कुछ इस तरह से रह गई है। अब ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था यहाँ पर और ये आपका अटेन्यूएटेड है। तो अब इसको एम्पलीफाई किया जाता है और दोबारा उसको उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को बहाल किया जाता है। तो एम्पलीफायर लगाने से, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो सिग्नल को एनर्जी होती है और रेजिस्टेंस होती है। ट्रांसमिशन मीडिया की चूंकि अपनी रेजिस्टेंस होती है और हमें पता है कि हम इवन जो बॉल आप फेंकते हैं कोई, तो वो उस पे जो है उसको ज़मीन रेजिस्ट करती है और वो आहिस्ता आहिस्ता रगड़ के साथ रुक जाता है। यही काम इस पे भी होता है। मीडिया पे भी जब कोई सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है मीडियम पे, तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वो सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी जो एनर्जी है वो लॉस करना शुरू कर देता है और फिर वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा अहम इसमें इशू होता है वो होता है जी डिस्टॉर्शन। द चेंज इन द फॉर्म और शेप ऑफ अ सिग्नल इज नोन एज डिस्टॉर्शन। अगर सिग्नल अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, तो इट कैन अकर इन अ कंपोजिट सिग्नल दैट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो कंपोजिट सिग्नल ये चीज़ होती है कि सिग्नल जो हमारा ट्रेवल कर रहा होता है वो कंपोजिट फॉर्म में होता है। एक से ज़्यादा सिग्नल वो मिलकर जब जा रहे होते हैं तो उस वक़्त वो ये चीज़ आती है कि उसमें डिस्टॉर्शन होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें कंपोजिट सिग्नल क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये सिग्नल है, ठीक है जी, और दूसरा ये सिग्नल है, ठीक है, कंपोजिट इन फेज। एक ये है, ठीक है, दूसरा ये रहा और तीसरा ये। समझाओ? नहीं समझ आई? समझो। ये देखिए, कंपोजिट में ये ज़्यादातर इशू उस वक़्त आता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा सिग्नल हो। मतलब पहले तो आप ये समझ लेना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेट्स से ये लाइन है, तो हमारा ये जो सिग्नल हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा था ना, ये एक, ये दो, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर देखिए, एक मेरा सिग्नल ये है, ये देखना, ये सिग्नल नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया जी? सिग्नल नंबर 2, ठीक है। ये सिग्नल नंबर 3, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सिग्नल। तो इस एक में जो आपको नजर आ रहा है, ये 3 सिग्नल इसमें जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक डिस्टॉर्शन होती है, चेंज इन द फॉर्म और शेप ऑफ सिग्नल्स की। जो ये था आपका, ठीक है, एट सेंटर साइड कुछ ये उसकी हालत थी कंपोजिट इन फेज, और रिसीवर साइड पे देखिएगा उसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है, कोई क्या बेचारा, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टॉर्शन। It can occur in a composite signal method that on different frequencies. Each signal has its own propagation speed through a medium. Different signals have different delays in arriving at the destination. क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सिग्नल जा रहे होते हैं तो हर एक की अपनी स्पीड और अपनी वेवलेंथ होती है। तो वो क्या होता है, रिसीविंग साइड पे वो आहिस्ता आहिस्ता जब अब कमज़ोर होना शुरू होती है तो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है जी नॉइज़, ठीक है। Any unwanted signal is called noise. हमारा जो सिग्नल हमने ओरिजिनल भेजा उसमें
उसके साथ तो जो इजाफी चीज है वो क्या है, नॉइस। जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर बैक से वो बच्चे शोर मचाना शुरू कर दें या दरवाजे पे दस्तक होती है, तो वो क्या होता है, वो मैसेज तो नहीं होता ना। मैसेज तो वो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज तो वो है जो मैं आपको दे रहा हूँ, भी बोल रहा हूँ। इसी तरह से अगर बाहर को दस्तक देती है, तो वो दस्तक जो इसमें ऐड हो जाती है वो नॉइज कहलाती है। और रिसीविंग एंड पर आप घर बैठे हुए वो सुनेंगे, तो आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। वो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल डेटा है जो मैं आप तक भेजना चाह रहा हूँ। लेकिन जो दरवाजे पे बाहर से दस्तक हुई या बच्चों ने शोर मचाया, वो जब इसमें ऐड हो रहा है, वो डेटा का हिस्सा नहीं है, वो नॉइज है। ठीक है, तो वो क्या अनवांटेड सिग्नल है, जो उस एक्चुअल सिग्नल का हिस्सा नहीं है। नॉइज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक थर्मल नॉइज हो सकती है, कोई हीट जब आप उसमें ऐड हो जाती है। इंड्यूस्ड नॉइज होती है, कोई क्रॉस टाक हो जाती है। अक्सर आप टेलीफोन लाइन में सुनते हैं, तो बीच में कोई अगर लाइनें गड़बड़ हो जाए तो वो आवाज आना शुरू हो जाती है। कोई इम्पल्स की नॉइज, टाँ टू टाँ इस तरह की आना शुरू हो जाती है। द नॉइज में करप्ट द सिग्नल। अब ये नॉइज अगर ज्यादा हो जाए, तो आपकी ये देखिए अभी दस्तक हुई है, तो हो सकता है ये इसमें इस रिकॉर्डिंग में आई हो, तो ये नॉइज है। अब मुझे उसको पहले अटेंड करना है, पॉज। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी इसको। नॉइज में करप्ट द सिग्नल। अब जो नॉइज जब उस सिग्नल के साथ आ जाती है, वो सिग्नल को करप्ट कर सकती है। थर्मल नॉइज इज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर दैट क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा सिग्नल नॉट ओरिजिनली सेंट बाय द सेंडर। अब जो थर्मल नॉइज उसको कहते हैं, ये जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसके साथ वो सिग्नल में शामिल हो जाते हैं। तो induced noise comes from a sources such as motors and appliances. इसी तरह crosstalk is the effect one wire on the other. इसी तरह impulse noise is a signal with a high energy in a very short time that comes from power lines and lightning. तो इस तरह से ये नॉइज जो है, ये ट्रांसमिटेड थी, एक्चुअल सिग्नल था, और ये रिसीव सिग्नल है। ठीक है, तो उसमें ये नॉइज ऐड हुई है, देखिएगा। ये सारा जो है, ये क्या है, नॉइज का एक सिग्नल उसमें ऐड हुआ है, और उसने सिग्नल को थोड़ा सा देखिए ये चेंज कर दिया। ठीक है, उसकी शेप बदल गई है। तो ये कुछ थी अपेयरमेंट्स, क्या कहते हैं जिसका, इम्पेयरमेंट। ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, मैंने पता नहीं क्या बोला। चलिए आगे चलें। ओएसआई मॉडल। अब आ जाते हैं जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल ये है जी कि जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या स्टैंडर्ड है उसके लिए। ओएसआई मॉडल कहते हैं जी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। An open system is a set of protocol that allows any two systems to communicate even if their architecture are different. दो सिस्टम अगर कि उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट है, मिसाल देने के एक एप्पल का लैपटॉप है और एक आपके पास डेल का है, एक एचपी का है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का काम है। कि इस तरह से प्रोटोकॉल्स को डिजाइन किया जाए, सेट किया जाए कि ये डिफरेंट आर्किटेक्चर की डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, वाज डेवलप्ड बाय द ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 83 में इसको डेवलप किया था, लेकिन उससे पहले TCP/IP मॉडल लॉन्च हो चुका था, और ये ट्रांसमिशन को समझने के लिए एक अच्छा मॉडल है। मॉडल से OSI मॉडल जो है बेसिकली लेयर्ड आर्किटेक्चर को पहले हम समझ लेते हैं इसके। द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 ऑर्डर लेयर्स, 7 लेयर्स पर ये मुश्तमिल होता है। अभी आपको समझाता हूँ ये मॉडल क्या है। A message may pass through many intermediate nodes when it travels from one device to another device. So the intermediate nodes usually involve only the first 3 layers of the OSI model. तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट नोड्स यूजुअली इन्वॉल्व ओनली द फर्स्ट 3 लेयर्स। जो पहली 3 है, जो इंटरमीडिएट मेन के जो बीच में आने वाली डिवाइसेस हैं, वो सिर्फ पहली 3 लेयर्स पर ही काम करती हैं। ठीक है जी, फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये 7 लेयर्स होती हैं। इन पे ये काम होता है। कैसे काम करती हैं,
बताता हूँ आपको. Interfaces between layers, the passing of a data network information down through the layers of sending device and back through the layers of the receiving layer. तो ये sending device है जी, 7वीं से 6ठी 5वीं, तो इस तरह से काम कर रहा होता है, बताता हूँ भी. और each interface defines the information and services that must provide by the layer. Basically ये layer architecture क्या है या OSI model क्या है. Organization of the OSI model. अच्छा, इसकी मैं मिसाल आपको पहले देकर समझा दूं कि ये मॉडल बेसिकली है क्या या लेयर्स से मुराद क्या होती है. मिसाल दे रहा हूँ जी, आप ख्वाहिश करते हैं जी हम एक कंप्यूटर की शॉप खोलें, ठीक है जी. अभी आपके पास शॉप तो है नहीं, तो जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है जी, पहली स्टेज में आप क्या करते हैं, दुकान ढूंढते हैं. ठीक, आपने दुकान ढूंढी, आपको दुकान पसंद आई, आपने उसके मालिक मकान से रब्ता की, उसकी सारी दुकान के ओनर से रब्ता किया और आपने किराया वगैरह सेट किया. ये क्या था, स्टेज 1 या लेयर 1 का काम. लेयर 2 में या स्टेज 2 में आपने ये काम किया जी कि आपने उस दुकान की रिनोवेशन करवाई, उसमें आपने चीज़ें सेट की, अलमारियां बनवाई, उसको रंग करवाया, उसमें बिजली का काम करवाया. दिस सेकंड लेयर, दूसरी लेयर पे आपने ये काम किया. इसी लेयर में आपने क्या किया कि सामान परचेज किया. ठीक है, आपने सामान खरीदा, मार्केट में गए, पिंडी लाहौर, वहां से गए, वहां से आपने अपनी उस दुकान के लिए सामान खरीदा. ठीक है, दिस इज लेयर 3. लेयर 4 में आपने ये क्या किया, उसको सेल करना शुरू किया, उसको बेचना शुरू किया. अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर आपकी दुकान का बल्ब खराब है तो किस लेयर में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली लेयर 2 में, कि आपकी लेयर 2 में आपने क्या करवाई थी, रिनोवेशन. इसी तरह अगर किसी के साथ बिलिंग का मसला है तो वो लेयर 4 का काम है. तो इसी तरह ट्रांसमिशन में भी ट्रांसमिशन का जो काम है, ठीक है, इसकी जो वर्किंग है उसको लेयर्स में डिवाइड किया गया. मसलन अगर केबल खराब है वो फिजिकल लेयर का मसला है. ठीक, अगर सॉफ्टवेयर का इशू है तो वो एप्लीकेशन लेयर का मसला है. ये 7 चीजें जब होती हैं तो कम्युनिकेशन पूरी होती है. ठीक है, आपने मसलन एक खत लिखा, मैसेज आपने लिखा, अब आप उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं. अब वो मैसेज क्या था, इनफैक्ट मेरे माइंड में एक मैसेज था जी, कल आपका टेस्ट है, ये एक मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था. मैंने इसको पेंसिल और कागज की मदद से एक पेज के ऊपर लिखा. अब मैंने इसको फोल्ड किया, मैंने उसके इन्वेलप में डाला, मैंने एक बंदे को दिया जी, इनको कि भाई जाओ इसको डाक खाने में डालो. वो जाके उसमें लेटर बॉक्स में डाल आया. वहां से वो लोग आए जो उनको, वो सिर्फ एड्रेस देख रहे थे. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से डाकी ने क्या किया, जस्ट उसका एड्रेस किया. अब उसके अंदर क्या है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक, फिजिकल का कोई ताल्लुक नहीं है कि उस लेटर के अंदर क्या है. वो उसको फिजिकली लेकर गए, उस जगह पे पहुंचाया, वहां पर किसी ने रिसीव किया, एक्चुअल बंदे तक पहुंचा, उसने उसको ओपन किया और वो मैसेज उस तक पहुंचा. ये है जी टोटल कम्युनिकेशन. अब फिजिकल लेयर पे क्या हो रहा है जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल लेयर. Physical layer is a bottom layer of OSI model. It transmits stream of bits and defines how the data is transmitted over the network. इसका काम है वो गाड़ी वाला. इसका मकसद है कि जो पैकेट इसके पास आया है उस पैकेट को इसने कैसे लेकर जाना है, बस. उसके अंदर क्या है इसका उससे कोई वास्ता नहीं है. इसने जस्ट उस सिग्नल को इस काबिल बनाना है कि वो सक्सेसफुली दूसरी जगह पर पहुंचे. बिट्स की स्ट्रीम ऑफ बिट्स आएंगी, वो उनको लेकर जाएगा. उनके अंदर क्या है इसका कोई ताल्लुक नहीं है. अब उसके लिए मेन फंक्शन एंड कंट्रोल हाउ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंट एंड रिसीव. अच्छा जी, उसके बाद क्या जी, कॉमन प्रोटोकॉल यूज इन द IEEE. इसके लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं A22 IEEE A22, ये इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल है. अब फिजिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडिया की, वो क्या है, फिजिकल डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक और टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट, द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, और वो जाएंगे, अगर फाइबर ऑप्टिक है तो लाइट में होकर जाएंगे. डेटा रेट, वो नंबर ऑफ बिट्स कितने भेज रहा है. सिंक्रोनाइजेशन, द क्लॉक ऑफ अ सेंडर एंड रिसीवर आर आल्सो सिंक्रोनाइज्ड. लाइन कॉन्फ़िगरेशन,
ट्रांसमिशन मोड कौन सा आ गया जी, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। ये किसका काम है, फिजिकल लेयर का काम है जस्ट सिग्नल को बिट फॉर्म ऑफ बिट भेजना, और ये उसके 4-5 काम थे, डेटा रेट सेट करना ये काम है। अब आ जाती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है लिंक इस्टेब्लिश करना, दो डिवाइसेस के बीच लिंक इस्टेब्लिश करना। फ्रेमिंग करेगा जी, इस पे जो काम होता है वो फ्रेमिंग होती है। मिसाल आपने इस सारी ट्रांसमिशन में वो सामने रखनी है जो मैंने आपको कंप्यूटर शॉप की एग्जांपल दी कि लेयर 1 में क्या काम है, लेयर 2 में क्या काम है। असल चीज थी, दुकान आप क्यों खोलना चाह रहे थे, मुनाफा कमाने के लिए। और वो इतनी लेयर्स, चारों लेयर्स पे जब काम होगा सक्सेसफुली और सारे अखराजात निकलेंगे तो तब आपके पास वो मुनाफा आएगा। इसमें क्या है, एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा होता है तो वो कितने जगहों से गुजरता है, कितनी लेयर से गुजरता है, क्या क्या काम उस पे होते हैं, वो ये चीज है। डेटा लिंक लेयर से मुराद ये है कि यहाँ पर फ्रेमिंग होगी, फ्लो कंट्रोल होगा, एरर कंट्रोल होगा, ये 4 काम यहाँ पर होते हैं। डेटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स, उनको फ्रेम कहा जाता है। If the rate of sending of data is more than the rate of receiving data, data link layer improves the flow control। ठीक है जी, अगर एक साइड पे डेटा रेट, उसकी रिसीविंग पावर कम है तो ये किसका काम है, उसको मैनेज करना, फ्लो को कंट्रोल करना, डेटा लेयर पे ये काम होता है। एरर्स को कंट्रोल करना, कोई डैमेज हो जाता है उसको दोबारा से लेकर आना, ये डेटा लिंक का काम है। एक्सेस को कंट्रोल करना, इफ 2 or more devices are connected to the same link, data link layers determine which device has control over the link at the given time। मसलन हमने बस में देखा था, बस टोपोलॉजी में क्या था, एक ही बस होती है, वो अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगी, ये किसकी जिम्मेदारी है, एक्सेस डेटा लिंक लेयर, कि वो इनके दरमियान ये फैसला करेगी कौन डेटा भेजेगा। ये डेटा लिंक के आगे दो थी, LLC और मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये क्या LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इट इज अ अपर सब लेयर, इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल कनेक्शन। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आ गया जिसमें 802.2, और जो मैक एड्रेस है वो अगर अच्छा पॉइंट टू पॉइंट भी है जी, इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ OSI लेवल। अच्छा जी, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हाउ वर्क स्टेशन ऑपरेटिवली शेयर द ट्रांसमिशन मीडियम। तीसरी लेयर है जी हमारी नेटवर्क लिंक। अब अच्छा, अब यहाँ तक आपने कोई चीज पढ़ी कि एड्रेस किधर है, किस डिवाइस पे भेजना है हमने चीज को, नहीं, ये इनका काम ही नहीं। ये काम है नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर पर एड्रेसेस को पढ़ा जाता है, वो IP एड्रेस को पढ़ता है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शंस। 3 काम हो रहे हैं जी। लेयर रिस्पॉन्सिबल एस्टेब्लिश कनेक्शन, उस कनेक्शन को मेंटेन रखना और फिर उसको टर्मिनेट करना। ठीक, ये काम होता है TCP/IP का। TCP पढ़ा था ना, TCP/IP, ये 2 ट्रांसमिशन कंट्रोल, ये प्रोटोकॉल मिलके काम करते हैं, ये नेटवर्क लेयर पर आपके काम कर रहे होते हैं, और एक आपका ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा था TCP। ये TCP आपका ट्रांसपोर्ट पे कर रहा होता है, यहाँ पे IP काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा वो मजीद, नेटवर्क ड्रिवन लॉजिकल पाथ। ठीक है जी, नेटवर्क का जो काम, ये जो राउटर का काम होता है ना, वो ये होता है लेयर 3 पे काम। यानी कि जो राउटर होता है, हमने जो एग्जांपल देखी थी, मिटा दिया मैंने, ठीक है, बात एक सेकंड में, नहीं है, शायद मैंने इसको न्यू कर दिया था, सेव भी नहीं किया, चले कोई बात नहीं। ये जो राउटर्स होते हैं हमारे पास, ये जो आपको दिखाया था, अच्छा भी जैसे मैंने आपको बताया ना, वो जो डाकिया था उसे नहीं पता होता। अब डाकिया, ये डाकिया होते हैं, इसके पास क्या चीज होती है, इसके पास ये होता है कि ये फलां बंदा कहाँ पर रहता है और उसका शॉर्टकट वे कौन सा है। राउटर को सिर्फ इतनी बात पता, इसके पास एक पैकेट आता है, उसके अंदर क्या है इसको कोई पता नहीं, इसको सिर्फ ये अपनी इंफॉर्मेशन पड़ेगा। जैसे इन्वेलप आया डाकी के पास, उसके अंदर क्या है, उसका उस डाकी का उससे कोई तरह, डाकी का ताल्लुक किससे है, उस इन्वेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है। ये जो राउटर होता है ये सिर्फ उस एड्रेस को पढ़ता है, और इसके पास सारे पाथ पड़े होते हैं, सारे इसके पास इसकी इतनी होती है
तपस्या या इसकी इतनी वर्किंग होती है कि इसको सारे रूट पता होते हैं कि फलां को अगर मैंने पहुंचाना है, ये चीज फलां जगह पे जाएगी तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आता है, ये इसका डिसीजन करता है और उस पैकेट को उस डायरेक्शन में भेज देता है। ठीक है जी। अब ये क्या हो रहा है जी, नेटवर्क के डिटरमाइन लॉजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ये उसको डिटरमाइन करता है। देयर मे बी मेनी नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर्स, में हो सकता है एक से ज्यादा नेटवर्क हो, बेशुमार रास्ते हों। द लेयर्स मैनेज टू सेंड डेटा फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है जी। द कॉमन प्रोटोकॉल जो इस पे काम कर रहे होते हैं वो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPX है, X25 है। ये प्रोटोकॉल हैं जो पाथ फाइंडिंग या लॉजिकल पाथ को ढूंढते हैं और इनका काम होता है। अब जो लॉजिकल एड्रेसिंग है, ये implemented with a data link layer handle the addressing problems locally. If packet passes the network boundary, another addressing system is required to distinguish the source and destination system. The network adds the header to packet that comes from the upper layer. अच्छा जी, लॉजिकल एड्रेसिंग एक चीज होती है, डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेस होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस भी कहते हैं। वो कंट्रोल करता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो मैक एड्रेस होता है हमारे पास, और वो लेयर 2 पे काम कर रहा होता है। फिर राउटर्स गेटवे आर यूज्ड टू राउट पैकेट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म एन इंटरनेटवर्क। अब देखिए लॉजिकल से, इफ अ पैकेट पासिस द नेटवर्क बाउंड्री, अगर वो नेटवर्क बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, अनदर एड्रेसिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम। अगर तो वो उस नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जब वो नेटवर्क बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, यानी कि इसने नेटवर्क से बाहर निकलना है, तो फिर राउटर का काम आ जाता है। अगर वो नेटवर्क के अंदर ही रह रहा है तो फिर नेटवर्क राउटर की जरूरत ही नहीं है, वो लेयर 2 पे ही हैंडल हो रहा होगा। ठीक है, लेयर 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद राउटिंग क्या है, आपको बताया था बेस्ट पाथ को फाइंड करना राउटिंग कहलाता है। राउटर जो होते हैं ये पैकेट को राउट करते हैं, भेजते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर। चौथी जो चीज आ जाती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो आपका कनेक्शन बिल्ड होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा टू इंश्योर दैट मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है कि आपका कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड करना और ये इंश्योर करना कि डेटा आपका सक्सेसफुली पहुंच गया जी। हाँ जी, सारा डेटा था ये बिल्कुल सही, जिस तरह से पैकेट तरतीब में थे उसी तरतीब में वहां पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। हाँ जी, ये इंश्योर करता है। अगर कहीं पर कोई डेटा लॉस होता है तो ये उसको रिकवर करता है, ये उस चीज को, ये इसकी जिम्मेदारी होती है टीसीपी के, वो अपना इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करे। इसके लिए एक सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होती है जी। कंप्यूटर कैन रन मल्टीपल प्रोसेसेस दैट प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। अब एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होता है। Source to destination delivery means the delivery from one computer to another and from one process to of a computer to another process of computer. Transport layer header includes service point address और port address. सबसे पहले इसमें एक port address होता है। Transport layer gets entire message to the correct process. इसने वो मैसेज लिया। क्या जी, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली करता है। मैसेज डिवाइड बाय सेगमेंट इसका काम है। ये सेगमेंट है एज अ सीक्वेंस नंबर, उस पर सीक्वेंस नंबर डालना। अब ये किसका काम है जी, लेयर 4 का काम है। टीसीपी अपना नेटवर्क से ऊपर जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसका काम है। ठीक है, फिर है जी कनेक्शन कंट्रोल करना। ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। Connection oriented transport establish a connection with the transport layer of destination computer before। अब देखिए ये जो होता है इस लेयर पर दो तरह से काम होता है जी। एक होता है टीसीपी, जिसमें दोनों एंड पर एक लॉजिकल जो है ना कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। लॉजिकल, फिजिकली नहीं होता, लॉजिकल कनेक्शन के यहाँ से वहां तक जाएगा तो उनके आपस में 3 वे हैंडशेक होता है। जैसे हम कहते हैं ना यार अपना टेस्ट है जी, आप कहते हैं जी सर कल हम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा जी परसों रख लें, आप कहते हैं जी ओके। अब ये इसे कहते हैं 3 वे हैंड शेक। पहले मैंने कहा जी कल टेस्ट है, आपने कहा नहीं सर कल हम बिजी हैं परसों ले लें, मैंने कहा जी ओके परसों होगा। ठीक है, मैंने कहा, आपने कहा, फिर मैंने इसको कंफर्म कर दिया। तो ये क्या है, 3 वे। तो टीसीपी ऐसे काम करता है। एक और तरीकाकार होता है यूडीपी।
उसमें क्या होता है कि वो कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं किया जाता, उसमें जस्ट एक डायरेक्शन में पैकेट को भेज दिया जाता है, वो पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी जिम्मेदारी नहीं होती। और वो यूडीपी इस तरह से काम करता है, दो तरह से काम होता है, या टीसीपी के थ्रू या यूडीपी के थ्रू। अगर आगे आया तो मैं उसको भी समझा लूँ। चौथा काम जो इसका है वो है जी फ्लो कंट्रोल करना, ठीक है, और पांचवा है जी एरर को कंट्रोल करना। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट, ये क्या करेगा, इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट्स यूजर के कनेक्शंस को। अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर्स के दरमियान मैसेजेस को एक्सचेंज करना। इट सिंक्रोनाइजेस यूजर टास्क, सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूजर ऑफ अ चेक पॉइंट्स इन द डेटा स्ट्रीम। अब इसका काम क्या है, इस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट कनेक्शन करना। तो इसमें जो एक अहम काम होता है इफ फेलियर्स अकर कि ये चेक पॉइंट सिंक्रोनाइजेशन होती है, यहाँ से वहां तक इसने इस्टेब्लिश किया, उस पे जो डेटा जा रहा है उसको मैनेज कर रहा है, फिर जब वो सारा काम हो जाता है उसको वो टर्मिनेट कर देता है। इसमें हम यूज करते हैं चेक पॉइंट्स लगा देते हैं। चेक पॉइंट से मुराद ये होती है कि सपोज अगर हम कहीं पे एक 1000 पेज सेंड कर रहे हैं डेटा के, ठीक है, हमने क्या किया कि हर 100 पेज के बाद एक चेक पॉइंट लगा दिया। अगर हर 100 पॉइंट के बाद चेक पॉइंट लगाने का मतलब ये है कि अगर 98 पे एरर आता है तो वो दोबारा 1 से उसको भेजेगा। अच्छा, इसी तरह हर 100 पॉइंट के बाद चेक पॉइंट है, 100 पेज गए चले गए, अगले भी गए, 320 नंबर पेज पर एरर आ गया। अब वो क्या करेगा, 300 तो सही डिलीवर हो गया चूंकि हमने हर 100 पे लगाया हुआ है, 300 तो चले गए, अब वो 320 से यानी कि 301 से 12 पेजों को भेजेगा। हर 100 का मकसद ये होता है कि 100 पेज चलेगी, यानी कि उसको 1000 पेज यानी कि 320 दोबारा नहीं भेजने, बल्कि उसको 301 से भेजना है। ये है 100 पॉइंट के बाद जो हम चेक पॉइंट्स लगाते हैं। फिर आ जाती है जी आपकी 6 लेयर जिसमें हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, डेटा को कैसे इंक्रिप्ट करना है। डेटा आपने लिया, अब डेटा को इंक्रिप्शन जो होगी, ये लेयर 3 का काम नहीं है, लेयर 4 का काम, ये लेयर 6 का काम है। डेटा को कैसे इंक्रिप्ट करना, उसको कैसे फॉर्मेट, उसको कंप्रेस करना, ये लेयर 6 का काम है। कि प्रेजेंट कैसे करना है डेटा को, द कमांड इसके लिए जो कॉमन प्रोटोकॉल है वो एसएमबी, सीपी और एनएफएस हैं, यहाँ पर ये प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। डेटा रिफॉर्मेटिंग, व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा, द डेटा इज चेंज्ड टू बिट स्ट्रीम बिफोर, डेफिनेटली उसको आखिर पे जाके बिट स्ट्रीम में जाना है। अब उसको डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए। इंक्रिप्शन है जी, उसको ट्रांसमिशन से पहले कोड में करना, उसको चेंज करना, इंक्रिप्ट करना। इट मींस दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ सेंस, यानी कि उसकी जो एक्चुअल फॉर्म थी उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करके उसको इंक्रिप्ट करना कि इसको कोई बीच में हैकर इसको ना कर सके, तो दूसरी साइड पे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कंप्रेशन, कंप्रेस करना, डेटा कंप्रेशन, रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। फिर आ जाती है जी लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर। Application layer is a topmost layer of OSI model, or it provides services directly to the user application. अब एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, ये वो लेयर होती है जहाँ पे यूजर डायरेक्टली काम कर रहा है। मसलन मैं व्हाट्सएप अगर यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अगर व्हाट्सएप पे लिखा हाय टुमारो इज योर टेस्ट, अब ये मैं लिख रहा हूँ ना एक इंटरफेस के ऊपर, दिस इज एप्लीकेशन लेयर। वो डेटा दूसरी जगह पर उसी तरह हाय पहुंचेगी और आप हाय करेंगे, सर पे आप मार गए, तो अब वो जो जा रहा है उसने कितने, उसने कंप्रेस होना है, उसने सीक्वेंस में जाना है, उसने जो है अगले टर्मिनल का ढूंढना है, उसने कनेक्शन बनाना है, उसने पता नहीं क्या क्या करना है बीच में, हमें पता ही नहीं है, हमने जस्ट HI हाई लिख दिया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन लेयर में क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्टली जो इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस में जैसे हम अभी मैं अगर कंप्यूटर से बात करूं तो ये मेरा सामने इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं इस कंप्यूटर से कनेक्ट हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है जी कि फाइल द एप्लीकेशन लेयर द टॉप मोस्ट लेयर होती है, it provides services directly to the user application, it enable the user to access the network,
It provides user interface and supports the services, email, remote access, transfer, ये सारे काम. इसमें फाइल ट्रांसफर, it allows user to access, retrieve and manage files. मेल सर्विसेज, मेल करना भेजना. डायरेक्टरी सर्विसेज, डेटाबेस सोर्स, एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये होता है जी हमारा OSI मॉडल. एक पूरी कम्युनिकेशन ऐसे हो रही होती है, आपने लिखा, जस्ट एक मैसेज लिखा आए, वो उसने कंप्रेस होना है, इनक्रिप्ट होना है. अब आगे हमारा काम वहां तक इनक्रिप्ट होना है. उसके बाद उसके ऊपर सेशन लेयर में जाके चेक पॉइंट्स लगेंगे, वहां पे कनेक्शन होगा आपका बिल्ड, और फिर आगे TCP में आपका डिसाइड होगा कि TCP होगा या UDP लेना है आपने. वो करे, ये कंप्यूटर खुद कर रहा होता है. ठीक है, कौन सा उस पे से प्रोटोकॉल लगेगा, और उसके बाद उसमें जो है ना सॉरी ये राउटिंग वगैरह, IP एड्रेस सेट होगा, किस डायरेक्शन में जाना है, फिर मैक एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद आपका फिजिकल में वो स्ट्रीम में होता हुआ दूसरी तरफ पहुंचेगा. ये था जी आपका टोटल OSI मॉडल. उसके बाद ये जो इससे पहले था, 81 में बना TCP सूट था, और बाद में प्रोटोकॉल OSI मॉडल बनाया गया. लेकिन आपका चलिए TCP प्रोटोकॉल सूट, यानी कि ये भी वो मॉडल था. पहले ये मॉडल था TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये मॉडल था, और बाद में इसको अपग्रेड करके OSI बनाया गया. अब इसमें जो लेयर्स, उसमें 7 लेयर्स थी. ठीक है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और 5 लेयर्स. और बाद में जो OSI मॉडल बाद में बना, उसमें ये जो ऊपर वाली लेयर थी, इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया था. लेकिन जो TCP मॉडल है, उसमें ये तीनों लेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक ही लेयर थी, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती थी, फिर नेटवर्क, और फिर डेटा लिंक, और फिर फिजिकल, बाकी ये चीजें थी. अब यहाँ पर जो एक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल सूट्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ. ये भी वही मॉडल है जैसे OSI मॉडल है. अब इसमें क्या है, आपकी 5 लेयर्स है. लेयर 1 फिजिकल, लेयर 2 डेटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, और लेयर 5 आपकी एप्लीकेशन लेयर कहलाती थी, और जिसमें ये दोनों आ जाती थी. उसमें OSI मॉडल में इसको थोड़ा सा जोड़ा गया, मजीद उसके कुछ पीसेस किए गए. It can be used to enable network communication. अच्छा जी, प्रोटोकॉल इट्स अ वाइड स्पोर्ट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सच एज विंडोज 7 XP ब्ला ब्ला. अच्छा जी, अब इसमें क्या हो गया, अब ये जो इसकी जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, उसमें क्या होता था, ये SMT प्रोटोकॉल अभी हमने देखा, जब हम यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होते हैं, मेल का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, SNMP, NFS, ये FTP, ये सारे किसके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है. ट्रांसपोर्ट पे प्रोटोकॉल क्या है, वो सेट ऑफ रूल जो काम कर रहे हैं, कैसे काम होगा. ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे TCP और UDP काम कर रहे हैं, यहाँ पे SMNP और FTP काम कर रहे हैं. नेटवर्क पे ICMP, IGMP, IP, RR और ARP काम कर रहे हैं. डेटा लिंक पे प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय द अंडरलाइन नेटवर्क्स. इसमें क्या है जी, डिफाइंड बाय द अंडरलाइन नेटवर्क्स. अच्छा, ये डेटा लिंक और फिजिकल पे कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, ये डिफाइन करेगा जो नेटवर्क इसको यूज कर रहा है, ये वो डिफाइन करता है कि कौन से प्रोटोकॉल है. ठीक है जी, was defined was a 4 layer known as host to network, internet transport and application. The host to network layer is equal to the network layer. ठीक है जी, इसको वो host to network कह रहे हैं, ये उसकी वही सारी डिस्क्रिप्शन आगे आ जाती है. आगे आ जाती है जी IP एड्रेसिंग. ये आपको अगले लेक्चर में मैं ना IP एड्रेसिंग एज अ गिफ्ट दूंगा, और मैं आपको कुछ कम्युनिकेशन और कुछ करवा के दूंगा, ताकि आप घर में भी, ये एक छोटा सा टॉपिक है, फिर ये हमारा क्लोज हो जाएगा.